गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है कोही इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं प्राज्ञ शर्मा। आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो नाउ बिगिन टू रीड। व्हाट इज़ फ्यूचर? फ्यूचर होता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्टली अपन डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर। क्लियर? तो देखिए, द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर इज द फ्यूचर इज द पीरियड ऑफ टाइम। द फ्यूचर इज द पीरियड ऑफ टाइम कि भविष्य पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा समय है दैट विल कम आफ्टर द प्रेजेंट, जो वर्तमान के बाद आएगा। भविष्य क्या है? भविष्य एक ऐसा समय है जो विल कम आफ्टर द प्रेजेंट, वर्तमान के बाद आएगा। और द थिंग्स, या फिर ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं दैट विल हैपन देन, जो तब होंगी। तब कब? तब का मतलब फ्यूचर, अर्थात आने वाले समय में होंगी। तो फ्यूचर क्या हुआ? फ्यूचर हुआ एक ऐसा समय जो वर्तमान समय के बाद आएगा। कहने का मतलब आने वाला टाइम जो है वो क्या है, वही चीज क्या होती है, वही अपने लिए है फ्यूचर। क्लियर है? तो इन शॉर्ट वी कैन से फ्यूचर क्या है। इन शॉर्ट वी कैन से कि फ्यूचर इज द टाइम दैट विल कम, वो समय जो आएगा। नॉर्मली अपन बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा। तो अभी अपना टाइम नहीं है, अपना टाइम आएगा इन फ्यूचर, आने वाले समय में। क्लियर है? यह है डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर के फ्यूचर होता क्या है। अब जैसा कि अपन ने प्रेजेंट में पढ़ा, पास्ट में भी पढ़ा कि जब प्रेजेंट 4 भागों में डिवाइड था, पास्ट भी 4 भागों में डिवाइड था, तो उसी प्रकार से जब अपन फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो नेचुरल सी चीज है, फ्यूचर भी कितने भागों में डिवाइड होगा? फ्यूचर भी 4 भागों में डिवाइड होगा। अब जो 4 भाग होंगे वो क्या होंगे? तो देखें, अपन कहते हैं कि फ्यूचर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है इंडेफिनिट, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। थर्ड इज परफेक्ट, इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट। एंड द लास्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। नॉर्मली टेंस के कितने एस्पेक्ट होते हैं? 4 एस्पेक्ट्स होते हैं ना, 4 एस्पेक्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में भी यही 4 थे, पास्ट में भी यही 4 थे। तो बिल्कुल सेम प्रेजेंट और पास्ट की तरह फ्यूचर में भी ये 4 एस्पेक्ट हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। क्लियर? अब देखिए कैसे होते हैं वो 4 एस्पेक्ट, तो उनको अपन एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक है? कि जब कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट को रिलेट करता है या फिर सिंपल फ्यूचर को रिलेट करता है, तो सामान्य रूप में उस वाक्य के लास्ट वर्ड में क्रिया जो होती है, उस क्रिया के साथ गागेगी का यूज होता है। क्या? सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब होती है, उस वर्ब के साथ गागेगी का यूज होता है, तो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जयपुर जाऊंगा। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? जाना, यही है, जाना। तो इस सेंटेंस में वर्ब के साथ क्या इंडिकेट हो गया? जाऊंगा, गागेगी। क्लियर? सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे। तो अपन कह सकते हैं रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इस प्रकार के जब वर्ड्स आते हैं तो सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अमन कल इस समय पढ़ रहा होगा। ठीक है? कल, कल का मतलब आने वाला टाइम, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर हो गया। और ये लास्ट वर्ड हुआ रहा होगा। ठीक? इससे हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? द थर्ड इज परफेक्ट।
नॉर्मली परफेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सेंटेंस का लास्ट वर्ड चुका, चुकी, चुके या फिर आ, ई, ए की ध्वनि पर पूरा हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर टाइम में कल्पना की जाए कि कोई भी एक्शन पूरा हो जाएगा, कोई भी एक्शन किसी एक निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा, तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। परफेक्ट एग्जाम्पल, वह जून तक कार खरीद चुका होगा। क्लियर है? देखिए टाइम पीरियड मेंशन किया जून तक, क्लियर है, और चुका होगा, तो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट। एंड द लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अपन जानते हैं कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? रहा, रही, रहे। ठीक, और जब परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस अप्लाई होता है तब क्या होता है? टाइम पीरियड और मेंशन हो जाता है, और उस टाइम पीरियड को इंडिकेट करने के लिए अपन टाइम के जस्ट बाद क्या यूज करते हैं? से। वर्ड जो है क्या है? से। तो अपन कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या हुई फ्यूचर परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस की? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। उसी प्रकार फ्यूचर में इंडिकेट करेंगे तो हो जाएगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वे 2 दिन से फिल्म देख रहे होंगे। ठीक, ये हुआ रहे होंगे। ठीक है, और ये है टाइम पीरियड 2 दिन से। क्लियर है? तो ये 4 एस्पेक्ट हैं फ्यूचर टेंस के, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ यहां तक का? अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन ने कहा था कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट से पहले भी एक चीज आती है नॉन एक्शन प्रेजेंट। उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी अपन ने देखा कि पास्ट में इंडेफिनिट से पहले एक चीज आई थी नॉन एक्शन पास्ट टेंस। तो नेचुरल सी बात है, ऐसा ही फ्यूचर में भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस। नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनमें फ्यूचर का सेंस तो हो लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हो, कोई एक्शन नहीं हो, वो कहलाएंगे नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस। समझ में आया? मतलब ऐसे वाक्य जो फ्यूचर को तो इंडिकेट करेंगे लेकिन उनमें किसी भी प्रकार से कोई एक्शन क्रिएट नहीं होगा, वो होंगे अपने नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस। तो लेट्स बिगिन टू रीड व्हाट इज नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस। तो देखिए नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस की जब अपन बात करते हैं तो अपन को जो चीज समझनी है वो इस प्रकार से है कि जब नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस होता है तो उस कंडीशन में जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई किस प्रकार किया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे शब्द का प्रयोग होता है। कंफ्यूजन है यहाँ पर, इसलिए दिमाग लगाना, अच्छी तरह से समझना। यदि वाक्य में एक्शन है तो एक्शन होने पर वर्ब के साथ ही गागेगी आएगा। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, वर्ब क्या है? जाना, इसी में जुड़ गया गा, जाऊंगा। ठीक, अगर कंटिन्यूअस है तो एक्शन अपने आप शो होगा। क्लियर है? परफेक्ट है तो भी एक्शन अपने आप शो होगा, और परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस है तो भी एक्शन अपने आप ही शो होगा। लेकिन जब नॉन एक्शन फ्यूचर होगा तो उस टाइप के सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या हो सकता है? होगा, होगी, होंगे, इनमें से कोई एक हो सकता है। और द मेन थिंग इज दैट इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन क्रिएट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह कल सुबह यहां होगा, द लास्ट वर्ड इज होगा। ठीक, अब सेंटेंस को डिफाइन करते हैं अपन। वह कल सुबह यहां होगा, होगा तो वह क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा ना, अपन नॉर्मली कह रहे हैं वह कल सुबह यहां होगा। उसी प्रकार आपका मित्र घर पर ही होगा। ठीक है, फ्रेंड है अपना, घर पर है, अपन को क्या मालूम क्या कर रहा है? अपन ने कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन इंडिकेट किया नहीं किया। फिर लास्ट वर्ड आया होगा, फिर कोई एक्शन नहीं है सेंटेंस में। उसी प्रकार मैं एक बड़ी हस्ती बनूंगा,
मैं एक बड़ी हस्ती बनूंगा, बन जाएंगे बड़ी हस्ती। क्लियर है? तो नॉन एक्शन फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन क्या है? वाक्य के लास्ट में होगा, होगी, होंगे इस प्रकार के शब्द आते हैं और उस वाक्य के अंदर किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। जब ऐसा सेंटेंस होता है तो उसे अपन बोलते हैं नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस। क्लियर है? अब बात आती है नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, कि इस प्रकार के यदि वाक्य आ जाते हैं तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार किया जाता है। तो अब अपन ट्रांसलेशन मेथड की ओर चलते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट नॉन एक्शन फ्यूचर सेंटेंसेस। तो जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो एक चीज़ आती है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, किस प्रकार के? नॉन एक्शन फ्यूचर से रिलेटेड। कि नॉन एक्शन फ्यूचर से रिलेटेड जो वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए शैल विल के साथ बी का यूज करते हैं। कि जब अपन इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो अपन क्या करते हैं? शैल और विल के साथ वी का यूज करते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूं, सुनना। नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस के वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए शैल विल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है शैल और विल की, कि अपने पास दो चीजें हैं, शैल का यूज करें या फिर विल का यूज करें। तो शैल विल के यूज को अपन डिफाइन करते हैं कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो। क्या हो? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई मतलब मैं और वी मानी हम, यदि इनमें से कोई एक है तो अपन क्या यूज करेंगे? शैल। और यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, दे हो एंड अदर का मतलब है आई वी को छोड़ करके एनी अदर नाउन एंड प्रोनाउन, एक्सेप्ट आई एंड वी, एनी काइंड एंड नाउन एंड प्रोनाउन। जब ऐसी कंडीशन होगी सब्जेक्ट की तो अपन किसका यूज करेंगे? अपन यूज करेंगे विल का। आया बात समझ में? कि शैल ओनली फॉर आई वी के साथ एंड विल ही, शी, इट, दे, एनी अदर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ। ठीक, अब अपन इन वाक्यों को ट्रांसलेट करके देखते हैं कि जब नॉन एक्शन फ्यूचर होता है तो शैल विल प्लस बी के साथ वाक्यों को किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है वह चोर होगा। ठीक है, अपन नॉर्मली बोलते हैं ना वो चोर होगा, नहीं यार वह उसका भाई होगा, नहीं नहीं ये उसकी बहन होगी, बोलते हैं अपन नॉर्मली। डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं अपन के, जो अपन नॉर्मली डेली लाइफ में कन्वर्सेशन लैंग्वेज में काम लेते हैं। तो फर्स्ट इज वह चोर होगा, सेंटेंस का लास्ट वर्ड होगा, यही थी आइडेंटिफिकेशन, होगा, होगी, होंगे। ठीक, अब एक्शन है वाक्य में, कोई भी एक्शन नहीं है, वह चोर होगा, कोई क्रिया नहीं हुई, तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? ही। क्लियर है? ही के साथ किसका यूज करेंगे अपन? ही, शी, इट, दे, एनी अदर नाउन एंड प्रोनाउन, इसके साथ यूज होता है विल का। तो ये हुआ विल के साथ यूज करते हैं बी का, तो ये हुआ बी। और ए थीफ, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही विल बी अ थीफ। क्लियर? सेकंड इज हम कल वहां होंगे। ठीक, सब्जेक्ट हम, हमको वी के साथ यूज करेंगे अपन शैल का, तो ये हुआ शैल, इसके साथ बी लगाना है, बी लगाया और THERE देयर, कल के लिए टुमारो, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वी शैल बी देयर टुमारो, कल हम वहां होंगे। ठीक है, अगला है वह आपकी होगी। अपन नॉर्मली बोलते हैं नहीं नहीं चिंता मत करे वह तेरी ही होगी, बोलते हैं अपन। तो देखिए वह शी के साथ यूज होगा विल और विल के साथ यूज होगा बी, मतलब विल बी या सेल बी, एक होगा कोई भी। तो ये हुआ शी विल बी आपकी के लिए अपन प्रोनाउन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा योर्स, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, शी विल बी योर्स, वह आपकी होगी। क्लियर? तो आज का जो ये वीडियो था ये रिलेटेड था अपन का नॉन एक्शन फ्यूचर टेंस से।
ठीक है, आने वाले वीडियो में अपन स्टडी करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ कोही इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।